हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। स्टडीजियस नाम का एक चैनल है और स्टूडेंट है, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, या पांचवा पार्ट आर्ट एंड कल्चर का। दरअसल यह पीटी 365 पे आधारित है। किस पे आधारित है? पीटी 365 पे आधारित है। यदि आपने विज़न के पीटी 365 को पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, या हो सकता है पहली बार जब आपने पढ़ा हो समझ में ना आया हो। ऐसी दिक्कतें मेरी भी सामने आई थी, मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ, तो ये दिक्कतें सामने आती रहती हैं। आज जो बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे। आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से इसमें जितने सारे मैंने नोट्स बनाए इसमें पूरे पॉइंट्स हो, ये नहीं ज़रूरी है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने इसमें शामिल किया। आप उसे जाकर एक बार खुद से पढ़ लीजिए और उसे पढ़ने के बाद आप इसे देखिए, इस नोट्स को पढ़िए। इस नोट से आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो खुद से अगर नोट्स बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं तो ये सफिशियंट है। मैंने प्रयास किया है कि इसमें सारे पॉइंट शामिल हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। जो पांचवा हिस्सा है, इसमें आज हम यूनेस्को की जो इनिशिएटिव है, यूनेस्को ने जो पहल की है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक लिया गया था विश्व विरासत स्थल को दर्जा देने से संबंधित था। तो यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। भारत के एक शहर जो है, भारत का जो शहर है जयपुर, उसको दिया 38वां स्थान, मतलब विश्व विरासत भारतीय स्थल के रूप में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का यह 38वां स्थान है, 38वां शहर है। इसे किस क्षेत्र में दिया गया? तो इसे दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर नियोजन और निर्माण का एक असाधारण शहरी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इसे दिया गया, विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। इस कैटेगरी में दिया गया है दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर नियोजन और निर्माण का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। अब जयपुर के बारे में अगर बात करें, देखिए जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान की। ठीक है, भारत में कुल 38, अब बात करते हैं भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल का दर्जा कितने शहरों को प्राप्त हुआ, कितने स्थानों को। तो आप देखेंगे भारत को कुल 38 स्थानों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल का जो दर्जा देता है वो 3 कैटेगरी में देता है। पहला है सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मिश्रित। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के 30 स्थलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। वहीं भारत के 7 क्षेत्रों को प्राकृतिक नेचुरल कैटेगरी में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, और एक कैटेगरी जो है वह मिश्रित कैटेगरी में है, और इसमें एक स्थान को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब मुझे भी नहीं पता ये एक स्थान कौन सा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी ये नॉलेज हो कि वास्तव में आपको भी पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। मैं भी पता कर लूँगा और आप मुझे बताएं कि वह एक स्थान कौन सा है जिसे इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, मिश्रित कैटेगरी में। आगे बात करते हैं, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा देने का आधार क्या है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 आधार मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। पहला है वह स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। दूसरा, विरासत की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उसकी प्रतिबद्धता, वहाँ की जो सरकार है उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए विरासत की सुरक्षा और संरक्षण हेतु। अब यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? पेरिस में। याद रखने वाली बात है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहाँ पे है? पेरिस में। चर्चा में रहे अन्य विश्व विरासत स्थल, तो जो देखिए पहला तट मंदिर मामल्लपुरम का तट मंदिर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। या जो तट मंदिर है यह एक संरचनात्मक मंदिर है। संरचनात्मक मंदिर कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मंदिर इसमें संरचनात्मक, और एक होता है कि संरचनात्मक मतलब खुले मैदान में मंदिर का निर्माण, जैसे कच्चे या पक्के ईंटों का प्रयोग करना। और एक मंदिर इस प्रकार का बनता है जैसे आप पहाड़ी को ऊपर से या नीचे से या सामने से काट कर जब आप मंदिर का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं रॉक कट टेम्पल। और संरचनात्मक मंदिर, स्ट्रक्चर टेम्पल वह बनते हैं जो खुले मैदान में बनाए जाए। तो आप समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो यह मंदिर है वह द्रविड़ शैली के तहत बनाया गया। आप जानते होंगे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर सामान्यतः उत्तर भारत में फेमस है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत साउथ इंडिया में, और बेसर शैली जो है
इन दोनों शैलियों नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स, यानी उन दोनों के क्षेत्रों के मध्य में ये फेमस है। अब बात करते हैं जो यह तट मंदिर बनवाया गया था, यह नरसिंहवर्मन द्वितीय के कार्यकाल में बनवाया गया था। दूसरा जो मुख्य विश्व विरासत स्थल दर्जा है फेमस, वह है अजंता और एलोरा। इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यह समानतः हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए फेमस है। इसमें तीनों की कलाकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ जो भी हो उसकी विशेषताएं इसमें मिलती हैं अजंता और एलोरा में। ठीक है, आगे है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोधगया या बोधगया में स्थित है। महाबोधि मंदिर 4 पवित्र स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक कौन है? महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट है हम्पी स्थित पाषाण निर्मित रथ। हम्पी स्थित पाषाण निर्मित रथ यह भी महत्वपूर्ण है और यह गरुड़ को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह गरुड़ को समर्पित है। और दरअसल जो ये मंदिर है हम पाषाण निर्मित रथ, यह विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विट्ठल मंदिर परिसर में। कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे कृष्णदेवराय के शासनकाल में बनवाया गया था। अब एक पॉइंट और, पिछली बार यूपीएससी में शायद पूछा गया था कि हम्पी शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको रट लेना चाहिए कि हम्पी जो शहर है, स्थान है, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कभी कभी प्रीवियस ईयर को भी रिवाइज कर लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं ओरछा शहर के बारे में। तो पहली बात ये जान लीजिए कि जो ओरछा शहर है वो मध्य प्रदेश में है और बेतवा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ओरछा शहर। और दूसरा स्थल जो है कैलाश मानसरोवर, इनके भारतीय भाग को मिश्रित श्रेणी में दर्जा प्राप्त हुआ है। कैलाश मानसरोवर का भारतीय भाग। ठीक है, ओरछा शहर को सांस्कृतिक विरासत के तहत दर्जा प्रदान किया गया है और मानसरोवर के भारतीय भाग को मिश्रित श्रेणी के तहत। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव दिया था यूनेस्को में कि भाई साहब इन्हें भी आप विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान कीजिए, इन्हें भी संरक्षण के लिए कुछ पहल प्रारंभ कीजिए। यूनेस्को ने इसे संभावित सूची में डाल दिया कि भैया जब आने वाले वर्षों में हम इस पर विचार करेंगे, अगर ये डालने लायक होगा तो इस पर हम इसको विश्व विरासत स्थल के दर्जा अवश्य प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में यूएसए ने ईरान वार्निंग दी। क्या दी? चेतावनी दी। क्या? किस बात की चेतावनी? कि भैया हम आपका डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके उस स्थान को तहस नहस कर देंगे जो आपकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दो स्थल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या पर्यटन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उसने अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि आप यदि सतर्क नहीं हुए हथियारों के निर्माण को लेकर, तो आपके सांस्कृतिक, धार्मिक और इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि ईरान में वर्तमान में तत्कालिक 52 स्थल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यह चर्चा का विषय क्यों बना? तो इस पर धार्मिक या सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं। तो मुद्दा यहाँ अमेरिका ने ईरान को क्या धमकी दी, कैसे धमकी दी, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। अब महत्वपूर्ण ये मुद्दा हो गया है कि यूएसए ने ईरान को जो धमकी दी और किसी कन्वेंशन का उल्लंघन तो नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो हमने बताया 2 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन का ये उल्लंघन है। पहला है सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अभिसमय जो हुआ था 1954 में, उसका ये कह रहे हैं उल्लंघन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इस पर 133 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें यूएसए, ईरान तो शामिल है, साथ में भारत भी इसका सदस्य है। तो अगर कुछ करता है अमेरिका, ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो उसे इस कन्वेंशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है रोम संविधि यह 1998 में अपनाया गया। इसमें कहा गया कि आप यदि किसी देश के सांस्कृतिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं तो वह युद्ध अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? युद्ध अपराध माना जाएगा। अब यूएसए, ईरान तो शामिल है ही, इसलिए कहा गया, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, 5.2 में बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज डे। विश्व आप बताइए, विश्व शहर दिवस।
या विश्व सिटी दिवस बोल लीजिए, यह 31 अक्टूबर को मनाया गया। कौन मनाता है? यूनेस्को। अब 31 अक्टूबर को मनाया गया तो भारत के लिए इसमें एक खास बात ये रही कि मुंबई और हैदराबाद को, किसको? मुंबई और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है। क्रिएटिव सिटी का मतलब नवाचार शहर के रूप में इसे उस कैटेगरी में मुंबई और हैदराबाद को यह दर्जा मिला। वर्तमान में विश्व के 66 शहर को इस प्रकार का दर्जा, तो मतलब उस समय 66 शहर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया, जिसमें मुंबई और हैदराबाद भी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, अब इनको क्रिएटिव सिटी का जो दर्जा प्राप्त हुआ किस कैटेगरी में मिला, ये भी देखने वाली बात है। तो मुंबई को आप देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म, आपको पता है कि मुंबई शहर फिल्मों की नगरी मानी जाती है, सपनों की दुनिया है। तो मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म की कैटेगरी में ये दर्जा मिला। हैदराबाद को देखिए किस में मिला, हैदराबाद को मिला क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आप सोच रहे हैं गैस्ट्रोनॉमी कहीं पेट के गैस से संबंधित तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गैस्ट्रोनॉमी दरअसल वहाँ की शिल्प आर्ट जो है उससे संबंधित है। और आगे बात करते हैं, इससे पहले ऐसा नहीं है कि मुंबई और हैदराबाद को पहली बार, ये भारत के पहले से शहर हैं जिन्हें क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है या ऐसे ही किसी अन्य पहल में शामिल किया गया, यह कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी देखिए तो वाराणसी, चेन्नई और जयपुर को ऐसा दर्जा, ऐसा स्थान मिल चुका है। वाराणसी और चेन्नई को दरअसल सिटीज़ ऑफ म्यूजिक में यह स्थान यूनेस्को ने प्रदान किया था, जबकि जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स में यह दर्जा मिला है। अब बात करते हैं क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क, यह 2004 में शुरू किया गया। 7 रचनात्मक क्षेत्रों में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया जाता है। शिल्प और लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत, इन क्षेत्रों में यूनेस्को क्या देती है? क्रिएटिव सिटी का दर्जा देती है। जैसे मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म का दर्जा, फिल्म के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया, जबकि हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया। मुंबई और वाराणसी और चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक की मतलब म्यूजिक के क्षेत्र में क्रिएटिव ऑफ सिटी का दर्जा दिया गया। जयपुर को आप देखिए क्राफ्ट्स के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये पॉइंट्स है, याद रखिए, अक्सर यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। अब बात करते हैं यूनेस्को की पहल जो है उससे संबंधित यूनेस्को जितनी सारी पहल प्रारंभ करता है उससे संबंधित यदि भारत में इस पर कोई एक्शन लेता है तो कौन लेता है? उसका एक ही नोडल विभाग या नोडल मंत्रालय कह सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय। तो इसके तहत सारे संज्ञान संस्कृति मंत्रालय लेती है। इसमें देखिए करीब ये 2-3 का पेज का जो हमारा नोट्स था वो विजन पीडी 365 के 6 से 7 पन्नों का नोट्स कवर कर चुका है। बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। एक बार चलते चलते फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, किसको प्रदान किया? जयपुर को। और जयपुर यह दर्जा प्राप्त करने वाला 38वां शहर हो गया। जयपुर को समानता गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। और किस कैटेगरी में से मिला? दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर नियोजन और निर्माण का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करने के क्षेत्र में से मिला। वर्तमान में भारत के 38 स्थानों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल चुका है। 30 को सांस्कृतिक, 7 को प्राकृतिक क्षेत्र में और 1 को मिश्रित। इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको मिश्रित स्थान का दर्जा मिला है। ठीक है, ये हो गया। यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया जाता है उसका आधार क्या है? तो उसके 2 मुख्य आधार हैं, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और विरासत की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता वहाँ की सरकार की। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। ठीक है, चर्चा में रहे अन्य विश्व विरासत स्थलों की बात कर लेते हैं। तो जो तट मंदिर है, मामल्लपुरम का जो तट मंदिर है वह संरचनात्मक मंदिर का एक उदाहरण है। संरचनात्मक मंदिर दरअसल ऐसे मंदिर होते हैं जो खुले स्थानों में कच्ची या पक्की ईंटों के माध्यम से बनाए जाते हैं या और भी जो सामग्रियाँ प्रयोग की जाती हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है खुले स्थानों में बनाई जाती हैं। ये द्रविड़ शैली के मंदिर है जहाँ मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। यह जो मंदिर है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। दूसरा अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये सब हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की विशेषताएं इसमें मिलती हैं। तीसरा महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। चौथा हम्पी स्थित पाषाण निर्मित रथ, हम्पी शहर की स्थापना कृष्णदेव राय के समय में हुई थी ये इस मंदिर की। और यह मंदिर
विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित है। यह गरुड़ को समर्पित है। हम्पी शहर और साथ ही यह मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर अगला है ओरछा शहर और कैलाश मानसरोवर के भारतीय भाग को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। सॉरी यहाँ दर्जा मिला नहीं है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव भेजा था यूनेस्को को, ताकि इन्हें दर्जा मिल सके विरासत का, विश्व विरासत का दर्जा मिल सके। तो कौन से दो शहर हैं जिसका ASI ने प्रस्ताव भेजा था? ओरछा शहर और कैलाश मानसरोवर के भारतीय भाग। अब ओरछा जो शहर है वह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, और सबसे सामान्य बात, ओरछा शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओरछा शहर को सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में दर्जा देने के लिए ASI ने प्रस्ताव भेजा था। कैलाश मानसरोवर को मिश्रित श्रेणी में दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा था ASI ने यूनेस्को को। यूनेस्को ने इसे संभावित सूची में डाल दिया कि आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, USA ने जो ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि आप नहीं सुधरे तो हम आपके सांस्कृतिक स्थलों को तहस नहस कर देंगे। तो जो सांस्कृतिक वर्तमान में ईरान में 52 स्थल सांस्कृतिक स्थल के तहत जाने जाते हैं। कितने? 52 स्थल सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस पर 2 महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुआ था। उसे ध्यान रखने वाली बात वो है, पहला है सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। यह कन्वेंशन 1954 में हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसमें 133 देश शामिल है। USA, ईरान और भारत भी इसमें शामिल हैं। दूसरा है रोम कन्वेंशन, रोम संधि। यह संधि 1998 में हुई थी और इसमें भारत शामिल नहीं है। ध्यान देने वाली बात, इसमें कहा गया है कि यदि आप किसी सांस्कृतिक स्थल पर हमला करते हैं तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। फिर है वर्ल्ड सिटीज़ डे, इसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 66 शहरों को विश्व की क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्रदान किया है। इसमें मुंबई और हैदराबाद भी है। मुंबई को आप देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है, जबकि हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। ओके, आप देख चुके हैं। इससे पहले वाराणसी, चेन्नई और जयपुर को भी क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिल चुका है। वाराणसी और चेन्नई को म्यूजिक के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है। जयपुर को क्राफ्ट के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है। क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और यूनेस्को इसे 7 रचनात्मक क्षेत्रों में क्रिएटिव सिटी का दर्जा देता है। शिल्प और लोक कला पहला क्षेत्र, दूसरा मीडिया आर्ट्स, तीसरा फिल्म, चौथा डिजाइन, पांचवा पाक कला जो हमने बोला था, इसी को कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। इसी क्षेत्र में हैदराबाद को मिला था। साहित्य और संगीत, इन क्षेत्रों में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा देता है। 2004 से उसने ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया था। नोट, यूनेस्को जो पहल है उससे संबंधित जितनी सारी संज्ञान भारत में लिया जाता है वह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट समाप्त हुए। मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर के अगले पार्ट में। ये पहला पार्ट था, हालांकि हमने 5 लिखा है तो बीच में हमने नोट्स बनाए थे। ये 5वां पार्ट नहीं, आप इसे पहला मान सकते हैं। आने वाले सारे पार्ट्स 2-3 करके ऐसे होंगे। आप मेरा बहुत मतलब एक प्रकार से समझिए रिक्वेस्ट है कि आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, विजन PD 365 से। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े होंगे या एक बार आप 2 बार आपने अटेम्प्ट दिए होंगे, मैंने भी दिया था पिछली बार और इस बार मैंने भी इसे पिछली बार दिया और मैंने ये देखा कि अधिकांश क्वेश्चन वहीं से पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे अब एक बार आप पढ़ लीजिए। या कोई प्रमोशन नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए है। और इतने सारे पॉइंट्स हो गए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।